नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आज की सियासी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर पीएम मोदी के एक ऑफर ने राजनीतिक घमासान को तेज कर दिया है। महाराष्ट्र की एक चुनावी रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एनडीए की टीम में आने का न्योता दे डाला है। खुला ऑफर। पीएम ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि शिवसेना और एनसीपी के एक धड़े को वापस आ जाना चाहिए। चौथे चरण की चुनावी तैयारी में मोदी की इस बात ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का जो पारा है वो हाई कर दिया है और अब 50% पर लोकसभा का चुनाव अलग रंग में नजर आने लगा है। महाराष्ट्र से मोदी की अपील, शरद उद्धव फिर हो शामिल। 4 जून के बाद हमारे अजीत दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ, बड़े शान से सपने पूरे हो जाए। महाराष्ट्र का सियासी गणित, 24 में किसे कितनी सीट। चौथे चरण का शुरू घमासान, एनडीए इंडिया किसकी राह आसान। लोकसभा सीटों के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। 2024 में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में सियासत बहुत पेचीदा हो चुकी है। महाराष्ट्र में मुकाबला भले ही एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच हो, लेकिन असल लड़ाई शिवसेना वर्सेस शिवसेना और एनसीपी वर्सेस एनसीपी की है और इस पूरे मुकाबले में बीजेपी के साख दांव पर लगी हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को 5 चरणों में बांटा गया है। 3 चरणों के मतदान के बाद महाराष्ट्र में 50% सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, यानी कि 48 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। तीसरे चरण में महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान जो है दर्ज किया गया था। कम वोटिंग ने महाराष्ट्र की सियासत में सभी दलों को बेचैन किया है, खासकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पर जमकर हमला बोला। मोदी ने शरद पवार के कांग्रेस में शामिल होने वाले बयान को इंडिया गठबंधन की हताशा बताते हुए उद्धव ठाकरे और शरद पवार को 4 जून के बाद अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ जुड़कर अपने सपने पूरे करने की बात कह दी। महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता 40-50 साल से वो ऐसे ही कुकरी मारते रहते हैं। बारामती के चुनाव के बाद वो इतने चिंतित है कि उन्होंने एक बयान दिया है और ये बयान उन्होंने, मैं पक्का मानता हूं कि काफी लोगों से विचार विमर्श करके ही दिया होगा। वो इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उनको लगता है कि अगर 4 जून के बाद सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर टिक के रहना है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। ये जो नकली एनसीपी है और ये नकली शिवसेना है, उन्होंने कांग्रेस में मर्जर करने का मन बना लिया है। 4 जून के बाद कांग्रेस में जाकर के मरने के बजाय अरे सीना तान करके हमारे अजीत दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ, बड़े शान से सपने पूरे हो जाएंगे। दरअसल एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा था कि अगले कुछ सालों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ ज्यादा करीबी तौर पर जुड़ेंगे या उसके साथ विलय भी कर सकते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि ये उनकी पार्टी के लिए सबसे अच्छा विकल्प है।
कांग्रेस और मेरी पार्टी के बीच कोई अंतर नहीं दिखता है, क्योंकि दोनों गांधी नेहरू की विचारधारा से संबंधित है। रणनीति या अगले कदम पर कोई भी फैसला सामूहिक रूप से लिया जाएगा। उनकी पार्टी वैचारिक रूप से कांग्रेस के करीब है और उद्धव ठाकरे समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर काम करने को लेकर सकारात्मक है। शरद पवार गुट एनसीपी की कांग्रेस में विलय की इच्छा पर पीएम मोदी का तंज आया तो शरद पवार भी तिलमिला उठे। शरद पवार ने मोदी को आश्वस्त बता दिया। मोदी के हिंदुत्व एजेंडे पर चोट करते हुए शरद पवार ने कहा कि हमें नकली कहने का अधिकार उन्हें किसने दिया। एकंदर चित्र दिसते एकंदर स्थिती दिसते, निर्णय घेतलेले दिसतात। त्याच्यावर मोदी साहेबांचा जो विचार, त्या विचाराच्या विरुद्ध जनतेत व्यक्त होण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे आणि त्यावेळी ते अस्वस्थ आहेत। ही त्यांची अस्वस्थता ही अशी विधानं हे सांगतात किंवा कन्फ्युजन करण्याची भूमिका सांगतात। पक्ष असेल, काँग्रेस असेल किंवा आणखी काही विचाराने आपल्या कार्यक्रमानं ते लोकांच्या जात असतील, लोकांच्या स्पष्ट मांडत असतील, लोकांच्या सुखदुःखाची लक्ष केंद्रित करत असतील, त्याला हे नक्की किंवा आणखी म्हणण्याचा अधिकार कुणी यांना देईल? हे प्रधानमंत्री आहे, त्यांनी तारतम्य काही गोष्टीच्या बाबतीत पाळलं पाहिजे आणि या नकली वगैरे म्हणणं हे अयोग्य आहे, अशोभनीय है। महाराष्ट्र में बयानों की बौछार हुई तो राजनीति भी शुरू हो गई। नंदुरबार की रैली से पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को वापसी का ऑफर दिया तो कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के प्रवक्ता भी बयान के मैदान में उतर पड़े और मोदी के साथ साथ बीजेपी को नसीहतों की डोज दे डाली। वाह मोदी जी वाह, कभी कहते हो शरद पवार जी को भटकती आत्मा है, कभी कहते हो मैं उनकी उंगली पकड़कर राजनीति में आया हूं, और कभी कहते हो कि शरद पवार ने 50 साल में महाराष्ट्र को बर्बाद किया। आज तो आपने ऑफर ही दे दिया कि उद्धव जी और पवार जी हमारे साथ आइए, आपके पूरे सपने पूरे हो गए। आपके साथ तो सपने टूटे हैं उद्धव ठाकरे जी के और शिवसेना के, और इसीलिए तो महाविकास आघाड़ी बनी है। आपने लोकतंत्र की जिस तरह से तोड़फोड़ की है, इसलिए तो जनता ने आपका साथ छोड़ा है। तीसरे फेज का चुनाव जाते जाते भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को यह बात समझ में आ गई है कि हम अब जाने वाले हैं, नई सरकार अब आने वाली है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार महाराष्ट्र में आकर रैलियां कर रहे हैं, जानबूझकर हमारे नेता की कहीं कहीं तारीफ कर रहे हैं। अब तो उन्होंने नंदुरबार वाली रैली में हद कर दी, कह दिया कि 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी आप एनडीए के साथ आइए, कहां कांग्रेस के साथ आप काम कर रहे हैं। ये एक प्रकार की बेहवासी है, बेहताशा है, निराशा है। उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के चुनावी रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर भी जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खोदेगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी। ये लोग इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो गरीब को दुत्कारते हैं, उसे तरसा तरसा कर रखते हैं। बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। मैंने बाला साहब को निकट से देखा है, उनके मन को, दिल को छू करके मैंने देखा है। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार में चारा चोरी में जेल भुगत रहे व्यक्ति को कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं।
ऐसे पापियों को लेकर के जिनको चलना पड़ रहा है, इन लोगों के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। विपक्ष पर जुबानी आक्रमण देश के पीएम की तरफ से हुआ तो महाराष्ट्र के सीएम ने भी उद्धव गुट पर बड़ा हमला बोल दिया। आधार बाला साहब ठाकरे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उद्धव के हर आरोप और हर हमले का पूरा जवाब दिया। जो हमारे को जो शब्द यूज करते हैं वो उनको लागू होता है, क्योंकि 2019 में उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के विचार को खो दिया, विचार छोड़ दिया। वो बाप बदलने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पिताजी के, मैं बाप नहीं कहूंगा, पिताजी के विचार को बेचा है। इतना बड़ा पाप किया है उन्होंने, उनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। एक राजनीतिक बयान है, क्योंकि जब चुनाव पीक पर आधी सीटों का चुनाव हो गया हो, ऐसे समय में सार्वजनिक मंच से विपक्षी नेता को ऑफर देना सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। राजनीति में जोड़ तोड़ और खिचड़ी पकड़ना आम बात है, लेकिन ये पर्दे के पीछे होता है। सार्वजनिक मंच से इस तरह के बयान और चुनाव के बीच में इसका कोई अर्थ नहीं है। महाराष्ट्र में 2024 का लोकसभा चुनाव दो पार्टियों के टूट के साए में हो रहे हैं। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 2 शिवसेना और 2 एनसीपी वाली पार्टियां हैं। 2014 के चुनाव में बीजेपी और अविभाजित शिवसेना ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, तो वहीं 2019 में भी राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 23, तो वहीं अविभाजित शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखने वाली बीजेपी क्या महाराष्ट्र में 2014 और 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी? आपको बता दें कि चौथे चरण में महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 11 सीटों में नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड लोकसभा सीट शामिल है। महाराष्ट्र में एक वक्त मुख्य मुकाबला कांग्रेस और शिवसेना बीजेपी गठबंधन के बीच होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की सियासत में हुई टूट-फूट ने तमाम सियासी कयासों को कंफ्यूज कर दिया। महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर के फ्लैशबैक में जाएं तो 1984 में पहली बार शिवसेना और बीजेपी ने गैर कांग्रेसवाद के नाम पर हाथ थामा था। 1987 में शरद पवार वापस कांग्रेस में शामिल हुए तो मराठी मानुस की बात करने वाली शिवसेना का कांग्रेस से विरोध तेज हुआ और शिवसेना आगे बढ़ी। वक्त के साथ मराठी मानुस की बात हिंदुत्व में तब्दील हो गई और कुछ परिस्थितियों के कारण गठबंधन में बीजेपी का पलड़ा भारी होता गया। लेकिन 2012 में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की मौत और उसके बाद के अंतर कलह ने शिवसेना को और कमजोर किया। प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में लहर ने बीजेपी को साल 2014 में महाराष्ट्र में 23 सीटों तक पहुंचा दिया। 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 41 सीटों पर बाजी मारी। लेकिन 2024 में हालात अलग हैं। एक तरफ मराठा आंदोलन की आग ने शिंदे सरकार को घेरने का काम किया है, तो दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद उद्धव और शरद पवार के साथ लोगों की सहानुभूति होने के बाद भी राजनीति के गलियारों में गूंज रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राज्य में उद्धव ठाकरे के मुकाबले एकनाथ शिंदे की पहुंच सीमित है। बीजेपी को लगा था कि शिवसेना में टूट के बाद सभी ठाकरे समर्थक शिंदे की तरफ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के मुद्दे ने महाराष्ट्र और मराठी मानुष की बात को भी दबाने का काम किया। पार्टी कार्यकर्ता ये भी देख रहे हैं कि कल तक जिन्हें बीजेपी भ्रष्ट कहती थी, आज वही चेहरे पार्टी के साथ खड़े हैं। ऐसे में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार किसका पलड़ा भारी है और 4 जून से पहले सिर्फ कयासों का बाजार ही गर्म है। लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने जोर पकड़ा और शिंदे सरकार ने मनोज जारांगे के गुस्से को शांत करने में कामयाबी भी हासिल की। महाराष्ट्र में राहुल की न्याय यात्रा और जातीय जनगणना के मुद्दे से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में जातीय समीकरण की बात करें तो मराठा 33%, ओबीसी 23%, एससी 11.8%, एसटी 9.4%, ब्राह्मण 2%। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत ने दिल्ली की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया। 50-50 पर खड़ा महाराष्ट्र का चुनाव आने वाले फेज में और 4 जून को क्या रंग दिखाता है, इसका इंतजार पूरे देश को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।